जीएस फॉर ऑल के इतिहास की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज आइए हमें गवर्नर जनरल को देखें जो कंपनी के अधीन थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के इससे पूर्व दो गवर्नर जनरल को देखा गया, जिसमें वारेन हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस को आपने देखा। उसके बाद आइए सर जॉन सोर को देखा जाए। सर जॉन सोर ने हस्तक्षेप की नीति अपनाई, यानी पॉलिसी ऑफ ए नन इंटरवेंशन। प्रिंस इंडिया एक्ट 1784 कहता था कि देसी रियासतों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप हम नहीं करेंगे। तो इसी नीति का पालन वह अपने कहा जाता है संपूर्ण कार्यकाल तक जॉन सोर ने किया। देखिए जॉन सोर का कार्यकाल 1793 से 1798 तक था और इसने कहा कि हम किसी को भी मित्र और किसी को भी शत्रु नहीं बनाएंगे, बल्कि मेरा काम है भारत में व्यापार करना है कि ना कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना है। यही पॉलिसी थी हस्तक्षेप की नीति में। और सर जॉन सोर ने अपने मित्र हैदराबाद की सहायता मराठाओं के विरुद्ध नहीं की थी और इसके अलावा अन्य राजपूती सेनाओं का भी वह सहायता नहीं लिया था। मतलब एक तरफ से यह हस्तक्षेप की नीति के कारण ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाया था। और लेकिन इसके समय एक प्रमुख घटनाएं हुई। देखिए 1795 में आप ध्यान में रखिए, बंगाल में नियम 21 के तहत नवजात कन्याओं के वध पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब जो नवजात कन्याएं थी उन्हें वध कर दी जाती थी और इसे ही अपराध के समान घोषित कर दिया गया। अब दूसरे जो गवर्नर जनरल आए वो आए लॉर्ड वेलेस्ली। और लॉर्ड वेलेस्ली देखा जाए, जहां जॉन सोर ने हस्तक्षेप की नीति अपनाई, वहीं लॉर्ड वेलेस्ली ने देखा जाए तो काफी युद्ध की नीति यानी आक्रामक नीति को अपनाया। और इसका प्रमुख सिद्धांत था सहायक संधि यानी सब्सिडी अलायंस। किसी ने वेलेस्ली को कहा था कि आप अपने छोटे से साम्राज्य में घुटन महसूस कर रहे हैं, हो सकता है कि आप अपने साम्राज्य का विस्तार कीजिए। तो इसी साम्राज्य विस्तार के तहत उसने युद्ध नीति का सहारा लिया। और कहा जाता है कि देखिए लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में, इसने मराठों को विकृत, कपटी और षड्यंत्रकारी शब्द से संबोधित किया था। यद्यपि वेलेस्ली की खुद नीति कपटपूर्ण थी, लेकिन यह एक आक्रामक और अपने साम्राज्य के विस्तार को अंजाम दिया। और देखिए यहाँ जितने भी देसी रियासतें थे उन्होंने सहायक संधि की समय समय पर। और यदि सहायक संधि देखा जाए तो वो प्रारंभ है डुप्ली के द्वारा ही किया था, जो फ्रांसीसी गवर्नर था। तो यहाँ पर देखिए सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत की भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। तो अपनी युद्ध नीति के तहत वेलेस्ली ने सहायक संधि देसी राज्यों से किया था, जिसमें से देसी राज्यों में से देखा जाए प्रमुख थे हैदराबाद। तो प्रश्न ये आते हैं कि सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन था, तो वो हैदराबाद 1798 में। उसके बाद आप ध्यान में रखिए मैसूर 1799 में। उसके बाद अवध 1801 में। पेशवा अगर देखा जाए तो 1802 में। बराड़ और भोसले 1803 में। सिंधिया 1804 में। ये आप ध्यान रखना है, जिसमें प्रमुख है। तो आप ध्यान रखिए मराठा के जो प्रमुख सरदार थे उन्होंने कब कब सहायक संधि की थी, एक ये। और पहला जो राज्य था सहायक संधि करने वाला हैदराबाद है, वो आपको ध्यान में रखना है 1799, 1798 और मैसूर है 1799। ये दो तथ्य ध्यान में रखिए। और इसमें आपने मराठे में देखे, मराठे के जो प्रमुख सरदार थे उसमें आप पेशवा, जो पुणे के थे पेशवा, ये आप ध्यान में रखिए। देखिए पेशवा के साथ किया गया है 1802 में। और वहीं फिर भोसले हैं दूसरा, देखिए 1803 में। सिंधिया 1804 में, ये ग्वालियर के सिंधिया है। पुणे के पेशवा हैं। और ये देखा जाए तो इंदौर के होलकर हैं। एक देखिए इंदौर के होलकर जिसने सहायक संधि नहीं किया था। और आप नागपुर के भोसले हैं, इन्होंने 1803 में किया था। और ग्वालियर के सिंधिया 1804 में किया था। इस प्रकार मराठा सरदार, और आप हैदराबाद और मैसूर का नाम याद रखिए, तो इसमें आपके प्रश्न बन जाएंगे। अब आगे देखिए टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध यानी 1799 में वो मारा गया था, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। और यह लॉर्ड वेलेस्ली के समय ही हुआ था। इसके शासनकाल के दौरान 1804 में नियम 3 के तहत शिशु वध को बाकी हत्या की तरह मानते हुए
वह भी हत्या का प्रावधान में शामिल कर दिया गया था। मतलब शिशु वध को भी सामान्य हत्या की तरह ही दोषपूर्ण करार दिया गया था। तो इस प्रकार वेलेस्ली द्वारा जो देशी रियासतों के साथ सब्सिडी अलायंस यानी सहायक संधि की गई थी, इसके संदर्भ में कुछ कथन भी पूछते हैं। जैसे देखिए, टॉमस मुनरो ने कहा था कि रियासतों ने अपनी संप्रभुता, स्वतंत्र संप्रभुता को बेचकर मोल ली। तो यह टॉमस मुनरो का कथन है। तो ऐसे कथन भी आते हैं। और यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि मराठों के लिए विकृत, कपटी और षड्यंत्रकारी शब्दों का प्रयोग किसने किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा था। और किसके बारे में कहा जाता है कि उसे साम्राज्य में, आपके छोटे साम्राज्य में घुटन हो रही है, इसलिए आपको साम्राज्य विस्तार करना चाहिए? तो यह किसी ने लॉर्ड वेलेस्ली को कहा था। यानी में फोर्ट विलियम में कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली के समय 1800 में की गई थी, जो कि देखा जाए तो एक तरफ से भारतीय सिविल सर्विसेज के प्रशिक्षण के लिए यह प्रारंभिक केंद्र था। अभी यहाँ देखिए, 10 जुलाई 1800 कलकत्ता में नागरिक सेवा यानी सिविल सर्विसेज के लिए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। और 1854 तक अंग्रेजों को का भारतीय भाषा की शिक्षा देने के लिए यह केंद्र चलता रहा। इन फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित किया गया लॉर्ड वेलेस्ली के समय, और यह 54 तक यानी 1854 तक भाषा यानी भारतीय भाषा के प्रशिक्षण का केंद्र रहा सिविल सर्वेंट के लिए। और देखिए, 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासनिक अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हेलबरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया, जहां युवा के प्रशासनिक अधिकारियों के 2 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता था। यानी मतलब भारत में जो नागरिक सेवा यानी सिविल सर्विसेज को चलाने के लिए पढ़े लिखे अंग्रेजों की आवश्यकता थी। तो उसके लिए इंग्लैंड के हेल्सबरी में एक विद्यालय खोला गया। देखिए, हेलवेरी में विद्यालय खोला गया, ईस्ट इंडिया कॉलेज, और वहां 2 वर्ष का प्रशिक्षण लेते थे। उसके बाद वो फोर्ट विलियम कलकत्ता आते थे और वहां भारतीय भाषाओं का प्रशिक्षण कर पूरे भारत में साम्राज्य निर्माण में उनका योगदान होता था। आगे देखिए, यह स्वयं को बंगाल का शेर कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है, बंगाल का शेर किसे कहा जाता था? तो लॉर्ड वेलेस्ली को। और लॉर्ड कॉर्नवालिस 1805 में दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो गई। गवर्नर जनरल सर जॉर्ज वार्डलो को देखा जाए, इसके समय एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी कि वेल्लोर में एक सिपाही विद्रोह हुआ था, और उसी काल में यह एक प्रमुख घटना के रूप में जानी जाती है। देखिए, 1806 में वेल्लोर में सिपाही विद्रोह हुआ। अब अगले जो गवर्नर जनरल हैं वो लॉर्ड मिंटो प्रथम। इनका देखिए प्रमुख योगदान अगर देखा जाए तो इसी समय अंग्रेजों एवं पंजाब के जो सिख राज्य थे, राजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में जो राज्य थे, उनके बीच अमृतसर की संधि हुई थी। तो आपको ध्यान में रखना है कि अमृतसर की संधि जो 1809 में हुई थी, 25 अप्रैल 1809 में, वह लॉर्ड मिंटो प्रथम के कार्यकाल में हुआ था, क्योंकि लॉर्ड मिंटो प्रथम का कार्यकाल 1807 से लेकर 1813 तक है। और इसी के तहत अब जो है राजा रणजीत सिंह अपना विस्तार रावी नदी के आगे नहीं कर सकते हैं। तो ये भी ध्यान में रखिए। और इसकी मध्यस्थता किसने की थी? चार्ल्स मैटकॉफ ने की थी, जिसने सिंध विजय में ब्रिटिश सैनिक के रूप में अपना योगदान दिया था। इसको देखा जाएगा। इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 भी पास हुआ, जो 1813 का चार्टर एक्ट कंपनी के साथ कंपनी की कुछ शर्तों को बढ़ाया गया और कुछ शर्तों को समाप्त किया गया कंपनी का। गवर्नर जनरल को देखते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स को, जो कि एक महान एवं महत्वाकांक्षी गवर्नर जनरल था, और इसने भी साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध का सहारा लिया। जहां तक कहा जा सकता है कि इसने आंग्ल नेपाल युद्ध से भारत में काफी प्रदेशों को विजित किया, नेपाली प्रदेशों को, जिसमें आपने गढ़वाल, रानीखेत, कुमाऊं, देहरादून का नाम सुना होगा। ये जितने भी हिली एरिया थे वो आपको प्राप्त हुए आंग्ल नेपाली युद्ध के सुगौली की संधि यानी संगोली की संधि के बाद देखा जा सकता है 1814 में। तो कहा जाता है कि इसने कुल 28 युद्ध लड़े थे और 120 किलो पर इसने फतह हासिल की थी। आप समझ ही सकते हैं कि इसने अंग्रेजी साम्राज्य को विस्तार दिया। तो इसके समय में प्रमुख घटना में आंग्ल नेपाल युद्ध को देखा जाता है, जो कि 1814 से लेकर 1816 तक हुआ था, जो कि 1816 में संगोली की संधि से यह समाप्त हुई युद्ध। तो इसमें देखिए
आंग्ल नेपाल युद्ध, इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा और मार्च 1816 में अंग्रेजों एवं गोरखा के बीच संगोली की संधि हुई, जिसमें आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त हो गया। तो यदि आप नेपाल को देखिएगा तो नेपाल का विस्तार सतलज नदी यानी पश्चिम की ओर सतलज नदी और पूरब की ओर देखा जाए तीस्ता नदी तक ही इसका विस्तार है, मतलब सिक्किम तक आप देख सकते हैं नेपाल को। तो इसमें नेपाल के क्षेत्र में देखा जाए तो 1801 में 1786 में पहले आप जानिए गोरखा ने यानी गोरखा जो जाति के अमर सिंह थापा जो थे, गोरखा ने राजा रणजीत सिंह मल से के उत्तराधिकारी से नेपाल को छीन लिया था। और एक घटना होती है कि बस्ती और गोरखपुर 1801 में अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल कर लिए जाते, लेकिन इसी समय बस्ती के उत्तर में बुटवल और बस्ती के पूर्व में शिवराज दो क्षेत्र हैं, और उस क्षेत्र में देखा जाए तो नेपालियों ने धावा बोल दिया, नेपाली उस क्षेत्र में कब्जा कर लिए। और 1814 से जब वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे, उसी समय यह नेपाल युद्ध इसी कारण से प्रारंभ हो गया। और अंत में देखा जाए अमर सिंह, आप देख रहे हैं यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, ये अमर सिंह थापा जो कि गोरखा नेता थे, इन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा किनके सामने, अंग्रेजों के सामने। और इस तरह इन्होंने देखा जाए तो संगोली की संधि के तहत कुमायूं, गढ़वाल, देहरादून, रानीखेत, मतलब शिमला, ये तमाम जगह जो है अंग्रेजों को सौंपना पड़ा, मतलब भारत के ये अंग बन गए और सिक्किम को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया। इनके समय अगर देखा जाए तो प्रमुख एक अगली घटना हुई जो पिंडारियों का दमन, मतलब पिंडारी वैसे लोगों को कहा जाता था जो कि लूट मार करके शराब पीने वाले लोग होते थे, पिंडारी। और एक मैल्कम है, मैल्कम में लेखक हैं, उन्होंने कहा है पिंडारियों के बारे में कि यह मराठा के शिकारियों के शिकारी कुत्ते होते थे, इनका कथन है। और पिंडारियों के प्रमुख नेता में वासिल मोहम्मद चित्तू और करीम खान थे। यह एक्चुअल पिंडारी जो लोग होते थे वे लूट मार करते थे, और देखा जाए तो ये भैरव जो शिव को कहा जाता है उसके भक्त होते थे, और इसमें हिंदू और मुस्लिम सभी शामिल थे। और इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम भी बनाए। और इसी समय 1822 में टेनेंसी एक्ट यानी बंगाल का टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया, जिसके तहत किसी भी किसान को उसकी भूमि से अलग नहीं किया जा सकता है। यह देखा जाए तो किसानों को एक तरफ से इम्पावर्ड किया। यह 1822-23 में जो लाया गया बंगाल का टेनेंसी एक्ट था। और इसी के समय देखा जाए तो कलकत्ता में एक म्यूजियम की भी स्थापना की गई। लॉर्ड हेस्टिंग्स को आपने देखा, लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद अगर देखा जाए तो एडम्स थे, वो कुछ समय के लिए भारत आए। देखिए लॉर्ड एडम्स जो भारत आए थे केवल 7 महीने के लिए हुए रहे, और उन्होंने भी अपना महत्वपूर्ण काम किया, मतलब भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाया, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ प्रेस लिखते थे उस पर उन्होंने प्रतिबंध आयत किया। देखिए केवल 7 महीने के लिए रहे 1823 में। और उसके बाद अगर देखा जाए तो लॉर्ड एमहर्स्ट का आना होता है, ये 1823 से 1828 के समय आए थे। और 1824 से 1826 के बीच ही इन्हीं के समय आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था, जो कि यांगडू की संधि से समाप्त हुआ। देखिए यहाँ इस समय आंग्ल वर्मा युद्ध लड़ा गया और यांगडू की संधि हुई। तो ये पूछा जाता है आंग्ल वर्मा युद्ध समाप्त हुआ था, प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध यांगडू की संधि से, और यह 1826 में समाप्त हुआ। और इसके समय यानी युद्ध हर जाने के रूप में वर्मा से मणिपुर ले लिया गया और अराकान का भी क्षेत्र लिया गया और मणिपुर का भी क्षेत्र ले लिया गया। देखिए यहाँ, और मणिपुर और अराकान को भारत में मिला दिया गया और रंगून में एक रेजिडेंट की नियुक्ति की गई। ये अंग्रेज जो है अपने विरुद्ध किसी प्रकार का कोई क्षेत्र षड्यंत्र ना करे, इसके लिए उसके दरबार में या उसके जो पार्लियामेंट या जहां असेंबली बनाई जाती थी वहां अपने प्रतिनिधि रेजिडेंट के रूप में नियुक्त करते थे। ऐसा इन्होंने अपनी विदेश नीति के कारण किया था। तो देखिए 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय हुआ था। मतलब बैरकपुर जो बंगाल में पड़ता है, वहां
यह तिलक के लगाना, यानी अगर भारतीय लोग तिलक लगाते थे हिंदू धर्मावलंबी, तो उन्हें धार्मिक चिन्ह लगाने से मना कर दिया गया। और दूसरा चीज, समुद्र पार यात्रा भी अनिवार्य कर दिया गया, जबकि हिंदू धार्मिक रीतियों में समुद्र लंघन एक तरफ से पाप समझा जाता था, मतलब कहीं ना कहीं धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई थी। देखिए, तिलक लगाने पर प्रतिबंध और समुद्र पार जाना अनिवार्य। और अगली जो घटना हुई राजस्थान के भरतपुर के क्षेत्र में, जो भरतपुर एक राज था, जाटों का राज था जैसा कि आप जानते हैं। वहां क्या किया गया, दुर्जन साल सिंह को मारकर बलदेव सिंह के पुत्र को सत्ता पर बैठा दिया गया। मतलब किसी न किसी प्रकार से अंग्रेज अपने हित के लिए साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। तो इस प्रकार आज आपने इन महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल को देखा जो कंपनी के अधीन थे, और ये अभी तक के संपूर्ण प्रेसिडेंसी, यानी बिहार, बंगाल, उड़ीसा का क्षेत्र अलग, और फिर ये मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के कंबाइंड बंगाल के गवर्नर जनरल कहलाते थे। लेकिन आगे हम लॉर्ड विलियम बेंटिक को देखेंगे जिसे भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। आगे देखिए यहाँ लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 35 तक, और इस समय देखा जाए तो भारत में एक बहुत समाज सुधार का कार्य किया गया, जो कल की कक्षा में हम इस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।